जय हिंद, जय श्री कृष्णा। मैं महेश कुंतल एडवोकेट। साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने देखा आर्म लाइसेंस के बारे में। हमने एलिजिबिलिटी बताया, सेक्शन 9 आर्म एक्ट का सेक्शन 9 में क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आर्म लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए, कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं आर्म लाइसेंस के लिए, सक्षम प्राधिकारी लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है, किसके समक्ष ये एप्लीकेशन फाइल होता है। और इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है, हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई केस पेंडिंग है, FIR है कोई, तो क्या उस आधार पे हमारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ऑलरेडी अगर हमारे पास कोई लाइसेंस है तो क्या ऐसा लाइसेंस इस आधार पर कैंसिल हो सकता है, या लाइसेंस के लिए हमने कुछ अप्लाई किया है कोई एप्लीकेशन, तो क्या वो एप्लीकेशन इस आधार पर कैंसिल हो सकती है। इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। टाइम लिमिट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, क्या टाइम लिमिट है अगर कोई एप्लीकेशन इसके लिए फाइल करते हैं, हम कोई आवेदन करते हैं इसके लिए लाइसेंस के लिए, तो उसकी टाइम लिमिट क्या होगी, क्या लॉ कहता है इसके बारे में, एक्चुअल में प्रैक्टिकल में होता क्या है, वो भी डिस्कशन करने वाले हैं। ऑनरेबल कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट जजमेंट हैं, डिसीजंस हैं, उनका भी डिस्कशन करेंगे। और ये ऐसे जजमेंट हैं जिनको आप निकलवा करके इनकी कॉपी आप निकलवा लीजिएगा और इनकी कॉपी को किसी भी कोर्ट के समक्ष जब भी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के दौरान आपको कोर्ट की शरण लेनी पड़े, किसी भी स्टेज पे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो कमिश्नर कोर्ट हो या DM कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के सामने आपको इस जजमेंट की कॉपी पेश कर सकते हैं। इस जजमेंट की कॉपी अगर आप पेश करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपको लाइसेंस दिलवाने में, गन लाइसेंस दिलवाने में आपकी ये हेल्प करेंगे। तो दोनों वीडियो आप कंबाइन मिला के देखेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि क्या क्या आपकी जाँच होगी। जांच के बारे में वो सारी चीज़ें तो होंगी ही जो हमने आपको बताई हैं। उसके अलावा आपके अगेंस्ट में जो भी केस लगे हुए हैं, उन केसों का नेचर कोई इस तरह का तो नहीं है कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, जैसे कोई गैंगस्टर की प्रक्रिया होती है, या क्रिमिनल हिस्ट्री आपकी इस तरह की है जो ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी है, पर्सनल ऑफेंसेज में या इकोनॉमिक ऑफेंसेज में या फैमिली मैटर्स में, इस तरह की कोई हिस्ट्री है आपकी, तो वो यहाँ मैटर नहीं करती, उससे आपके लाइसेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ऑफेंसेज का जो नेचर है वो अगर इस तरह का है जो अगेंस्ट सोसाइटी है, जैसे आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑफेंस करने के बाद अक्सर फरार हो जाते हैं, आपके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आपके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आपको जिला बदर कर दिया जाता है, इस तरह की प्रोसीडिंग आपके खिलाफ चल रही हैं, तो ये ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी होते हैं। तो जो सोसाइटी के अगेंस्ट में जो ऑफेंस होते हैं, ये इस प्रक्रिया में काफ़ी मैटर करते हैं। इसमें जो आपकी जांच होगी वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया अगर कोई आपके खिलाफ चल रही है तो उस न्यायिक प्रक्रिया में आप कोई सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर न्यायिक प्रक्रिया में आप सहयोग नहीं करते हैं, आपके खिलाफ 82-83 हो जाता है, आपके खिलाफ बार बार NW हो जाते हैं, आप कोर्ट का सहयोग नहीं करते हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं, तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करता है, ये फैक्ट भी बहुत मैटर करता है आपकी इस जांच में। तो ये जांच में ये देखा जाएगा, आपका आचरण, ये भी आपके आचरण में शामिल होता है, तो ये जांच भी आपकी की जाएगी। इसके बाद टाइम लिमिट पे आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। टाइम लिमिट के संबंध में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। अप्लाई कर दिया और अप्लाई करके छोड़ दिया, 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, उनको कुछ इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। वो ये समझ बैठते हैं कि जो भी अथॉरिटी है उसके ये हाथ में सब कुछ है, वो करेगा, जो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, बल्कि ऐसा नहीं है। इस प्रक्रिया की पूरी टाइम लिमिटेशन होती है कानून के हिसाब से। जो आर्म्स एक्ट है, आर्म्स रूल हैं, आर्म्स रूल 2016 रूल 13 और 14 में टाइम बाउंड किया गया है। जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसको टाइम बाउंड किया गया है कि इतने समय के अंदर आपको लाइसेंस या तो जारी करना होगा या एप्लीकेशन कैंसिल करनी होगी। मगर प्रैक्टिकल में वो काफ़ी अलग है। अधिकांश केसों में लॉ की इस प्रक्रिया का, इस बाउंडेशन का जो टाइम लिमिट है, इसका अनुपालन नहीं किया जाता है। मगर इसकी जानकारी न होने के अभाव में लोग कहीं आगे कुछ कर नहीं पाते हैं और वहीं हाथ खड़े कर देते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला है, इतना समय हो गया, अभी तक हमारा एप्लीकेशन डिसाइड ही नहीं किया गया। काफ़ी शिकायतें इस बारे में आती हैं कि वकील साहब हमारा ये एप्लीकेशन डिसाइड ही नहीं किया गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया।
तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कोई और फॉर्म नहीं है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या डीएम एसडीएम लेवल पर कोई फॉर्म नहीं है, ना कोई आप शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है हाई कोर्ट। उसके लिए आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आना पड़ेगा। अगर टाइम लिमिटेशन के दौरान आपकी जो एप्लीकेशन है डिसाइड नहीं करी जा रही है, पहले तो टाइम लिमिटेशन है क्या ये भी जान लीजिए। रूल 13 और रूल 14 उसमें जो लिमिटेशन दी गई है वो टोटल लिमिटेशन 60 दिन की दी गई है। 60 दिन के अंतर्गत आपका ये एप्लीकेशन डिसाइड करना होगा। जो भी सक्षम प्राधिकारी है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसको ये एप्लीकेशन डिसाइड करना पड़ेगा 60 दिन के अंदर। और जो जांच होती है, पुलिस की जो जांच आती है, पुलिस जांच रिपोर्ट जो अपनी लगाती है, उसका भी टाइम लिमिट है 30 दिन का। पुलिस को अपनी जो रिपोर्ट लगानी होगी वो 30 दिन के अंदर लगानी होगी। और डीएम को जो अपनी फाइनल डिसीजन लेना होगा इस एप्लीकेशन पे, उसका टाइम लिमिट 60 दिन का होगा। तो ये रूल 13 और रूल 14 इसके बारे में प्रोवाइड करते हैं। मगर इस प्रोविज़न के अंतर्गत अगर एप्लीकेशन आपकी डिसाइड नहीं करी गई है, टाइम लिमिटेशन के अंतर्गत एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करी गई है, तो इसके लिए रेमेडी केवल हाई कोर्ट के समक्ष है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत आपको रिट फाइल करना पड़ेगा। देखिए, लड़ना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइसेंस जारी करवाना है, लाइसेंस लेना ही है, तो केवल एक फॉर्म पे आपने अप्लाई करके छोड़ दिया, बस उसके बाद आप बैठ गए चुपचाप, इस तरह से तो लाइसेंस इश्यू नहीं होने वाला। आपको कुछ दिन संघर्ष तो करना पड़ेगा। नीचे भी आपको थोड़ी बहुत पैरवी भी करनी पड़ेगी, जहाँ आपकी इंक्वायरी है उसका सहयोग भी करना पड़ेगा, पैरवी करनी होगी, स्टेटस भी सर्च करना होगा। आपने जो एप्लीकेशन अप्लाई किया है उसका स्टेटस भी ऑनलाइन सर्च होता है। आपकी स्थिति क्या है, रिपोर्ट आपकी आई है नहीं आई है, उसका स्टेटस आपको चेक करना होगा। उसके बाद अगर विद इन टाइम आपका कुछ डिसाइड नहीं होता है तो उसके खिलाफ आपको हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट जब आप जाएंगे तो उसके लिए जहां वो रिट फाइल होगी तो आपकी वकील उसमें 2 ग्राउंड रखेंगे, रूल 13 और 14 का जो ग्राउंड है उसमें वो रखा जाएगा। उस रिट पिटीशन में वो ग्राउंड रखा जाएगा लिमिटेशन वाला, इतनी लिमिटेशन दी गई है लॉ के अंतर्गत और इस लिमिटेशन पीरियड में हमारी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं करी गई है, तब उसमें हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा। हाई कोर्ट से स्पेसिफिक पीरियड का डायरेक्शन होगा। उसमें 3 महीने का भी डायरेक्शन हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 4 महीने का, 2 महीने का, इस तरह का डायरेक्शन होता है। आपको ये एप्लीकेशन जो भी दाखिल करी गई है, लाइसेंस के लिए फाइल करी गई है, उसको डिसाइड करना है। हाई कोर्ट की ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी आपको फाइल करनी होगी, दाखिल करनी होगी डीएम के समक्ष, तब उसके अकॉर्डिंग डीएम उसको डिसाइड करेगा। फिर उसकी ये मजबूरी है, इतने पीरियड में उसको डिसाइड करना ही पड़ेगा, फिर उसको वो अनिश्चित समय के लिए टाल नहीं सकता किसी कीमत पर। ये सारी प्रक्रिया के बावजूद आपकी एप्लीकेशन अगर डीएम खारिज कर देता है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए अपील का प्रोविज़न है। उसकी अपील कहाँ होती है? उसकी अपील सेक्शन 18 के अंतर्गत, जो आर्म एक्ट का सेक्शन 18 है, उसके अंतर्गत अपील होती है कमिश्नर के समक्ष। कमिश्नर के यहाँ उसकी पूरी डिटेल सुनवाई होगी दोबारा से। जो भी आपकी रिपोर्ट आई है, जो भी आप एविडेंस रखेंगे वो भी देखा जाएगा। अगर कमिश्नर भी संतुष्ट नहीं है, कमिश्नर भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? फिर उसके बाद आपको दोबारा से हाई कोर्ट जाना पड़ सकता है रिट पिटीशन में। आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप सेकंड टाइम फिर से रिट पिटीशन में हाई कोर्ट के समक्ष जाएंगे और हाई कोर्ट के समक्ष पूरी जांच रिपोर्ट रखी जाएगी। आप जो भी एविडेंस देना चाहेंगे वो सुना जाएगा, सारी आपकी सुनवाई होगी। अपने आचरण के बारे में सारे फैक्ट आप रख सकते हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री के जो भी ग्राउंड्स आपके दिए गए हैं, अगर आपकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है तो ये आपको दिखाना होगा कि मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री का नेचर ये है, इतने केस हैं मगर किसी भी केस में मेरा कन्विक्शन नहीं हुआ है, ये इस तरह के केस हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट में नहीं है, मेरा आचरण ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को कोर्ट की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया हो, मैं किसी प्रक्रिया से फरार नहीं हुआ, मेरे अगेंस्ट में कोई वारंट नहीं है, 82-83 की प्रोसीडिंग नहीं है, ये सब आपको शो करना पड़ेगा। तो इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है बालकृष्ण पांडे, आप नोट कर लीजिए, डिस्प्ले पर हम आपको दिखाई दे रहे हैं। बालकृष्ण पांडे वर्सेस कमिश्नर चित्रकूट धाम, डिवीजन बांदा एंड अदर्स, ये 2002 का जजमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का जजमेंट है। इसमें पिटिशनर की 11 केस की क्रिमिनल हिस्ट्री, तो इसकी जो लाइसेंसिंग एप्लीकेशन था, लाइसेंस वर्क के लिए एप्लीकेशन जो अप्लाई किया था, इससे आधार पर रद्द कर दिया गया था डीएम के द्वारा। इनकी 11 केस की क्रिमिनल हिस्ट्री और
उसके बाद अपील करी गई कमिश्नर के समक्ष। कमिश्नर ने भी इसी आधार पर उसकी एप्लीकेशन डिसाइड करी और वो वहाँ से भी रिजेक्ट हुई। आधार ये था कि इनकी 11 केसेज की क्रिमिनल हिस्ट्री। उसके बाद पिटीशन फाइल हुई। फिर पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के समक्ष फाइल हुई और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब इसमें सुनवाई करी तो इसमें ये पाया गया कि 11 में से 9 केसेज में पिटिशनर का एक्विटल हो चुका है, केवल 2 केस पेंडिंग है और पिटिशनर का आचरण कोई इस तरह का नहीं है जो अगेंस्ट सोसाइटी हो, केवल 11 केस क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो इस आधार पर आप एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने इसमें स्पष्ट डायरेक्शन दिया और जो डीएम का ऑर्डर था, दोनों को ऑर्डरों को सेटिस्फाइड कर दिया और यहाँ से रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया। तो ये एकमात्र आधार नहीं हो सकता कि आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। न क्रिमिनल हिस्ट्री इतना मैटर करती है और ना आपकी प्रॉपर्टी मैटर करती है। प्रॉपर्टी भी नहीं देखी जाएगी, इसके बारे में भी लॉ प्रोवाइड करता है कि आपका लाइसेंस इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन इस आधार पर रद्द नहीं की जाएगी कि आपके पास इतनी संपत्ति नहीं है। संपत्ति भी नहीं देखी जाएगी, मगर उद्देश्य जरूर देखा जाएगा। आपकी जो भी जांच होगी, जो भी आपकी जांच रिपोर्ट आएगी या जांच रिपोर्ट आने के बाद अपील होगी, उसके बाद पिटीशन भी पड़ेगी, सारे फॉर्म में सब जगह आपका उद्देश्य जरूर कंसीडर किया जाएगा कि आपका लाइसेंस लेने का उद्देश्य क्या है। अगर लाइसेंस लेने का आपका उद्देश्य सही है, उद्देश्य में आपके तो शारीरिक रक्षा के लिए जो लाइसेंस इंडिया में जारी होता है अपनी आत्मरक्षा के लिए जारी होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि लाइसेंस आपने किसी से बदला लेने के लिए अप्लाई कर दिया। आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, आपकी किसी से रंजिश है और सामने वाले व्यक्ति के पास लाइसेंस है, तो आप ये चाहते हैं कि हम उसको मारेंगे, इसके लिए हम लाइसेंस चाहिए, तो इसके लिए आपको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। किसी को मारने के लिए लाइसेंस आपको नहीं दिया जाएगा। लाइसेंस दिया जाएगा अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो उद्देश्य आपका क्लियर होना चाहिए। आपको अपनी सुरक्षा के लिए आप लाइसेंस जारी करा रहे हैं और दूसरा उद्देश्य आपकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए। आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको खतरा है, जिसकी सुरक्षा के लिए आपको लाइसेंस की बहुत आवश्यकता है। आप कहीं ऐसी जगह काम करते हैं, ऐसी जगह से जाते हैं आते हैं जिससे यहाँ रास्ते में आपको बहुत खतरा है। आपका एरिया ऐसा है जहाँ बहुत खतरनाक एरिया है, कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं जहाँ से आपको जान का खतरा है, ये आपका उद्देश्य हो सकता है। आपकी कोई फसल हो सकती है जिसकी आप रक्षा करना चाहते हैं जानवरों से, ये आपका उद्देश्य हो सकता है। उद्देश्य आपका क्लियर होना चाहिए और उसका एविडेंस भी देना होगा। ये सब अगर सही है तो थोड़ी सी लड़ाई जरूर लड़नी पड़ेगी, आपको लाइसेंस जारी होगा। उसके बाद एक केस और मैं आपको नोट करा देता हूँ, कैलाश नाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ये 1985 का जजमेंट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का है। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि लाइसेंस की डिमांड, लाइसेंस रखना, लाइसेंस की मांग करना या कोई आर्म वेपन रखना किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। आप एलिजिबल होंगे, सरकारी जो पॉलिसी हैं, एक्ट हैं और 2016 के जो रूल्स हैं उनके अंतर्गत, केस लॉ के अंतर्गत जो डिसीजंस आए हुए हैं उनके अंतर्गत अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आप लाइसेंस धारित कर सकते हैं, लाइसेंस आपको मिलेगा। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत लाइसेंस रखना मेरा मौलिक अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है, ये आप नहीं कह सकते। ये स्टेटमेंट में स्पष्ट कर दिया गया। तो मुझे लगता है आपके सारे डाउट इसके संबंध में क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो इस संबंध में तो व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता करी जाएगी। इसके बारे में जो भी डाउट है सब सहायता करी जाएगी, फ्री सहायता करी जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मगर एक चीज़ और अवश्य ध्यान रखिए कि इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आप जरूर देखिएगा, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।